लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में और यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हुई थी। अब इसके आगे प्रोसीड करना है, तो एक छोटी सी चीज इसमें जो बतानी रह गई थी वो क्या था कि जो कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस स्मॉल c और कैपिटल Y। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो कैपिटल C है ये आपके टोटल डिजायर्ड कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। A फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया, ठीक है। स्मॉल c इज फॉर MPC एंड Y इज फॉर टोटल इनकम। ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंजम्पशन फंक्शन का। चलो, तो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में दैट इज सेविंग फंक्शन। तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन था वैसे हमारा क्या आ जाता है, सेविंग फंक्शन, या हम बोल सकते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव। ठीक है, तो जैसे हमने डिफरेंस आपको बताया था कंजम्पशन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, सेम उसी तरह से डिफरेंस होता है सेविंग एंड प्रोपेंसिटी टू सेव में। सेविंग एब्सोल्यूट अमाउंट की कितना वो एक्चुअल में उसने सेव किया है, और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है इनकम के रिस्पेक्ट में कि इनकम का कितना परसेंट सेव किया है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन saving and income, total saving and total income, functional relationship between total saving and total income। अब एक चीज देखो, आपकी जो इनकम होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, C प्लस S, विच मीन कि इनकम का थोड़ा सा पार्ट आप कंज्यूम करते हो और थोड़ा सा पार्ट क्या करते हो, सेव करते हो। क्लियर है चीज? अच्छा, अब एक चीज, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। तो जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह से था, टू टाइप्स का होता है, सेम प्रोपेंसिटी टू सेव भी हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला होता है APS, जिसे हम बोलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। सेविंग और इनकम का रेशियो, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जब आप प्रोपेंसिटी टू सेव बोलोगे तो बेसिकली यू आर रेफरिंग APS। ठीक है, मेरे मुंह से शायद APC निकल गया, APS। ठीक है, तो जब आप प्रोपेंसिटी टू सेव बोलोगे तो आप बात करते हो APS की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड सेकेंड क्या होता है हमारा, MPS या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा है मार्जिनल इज एसोसिएटेड विद चेंज। तो जैसे MPC था डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, तो MPS क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा Y, विच मीन इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो MPS होता है ये बनता है हमारा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। इसको भी जब सेविंग कर्व बनाएंगे वहां पे प्रूफ कर देंगे कि भाई कैसे स्लोप ऑफ सेविंग कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो APS और MPS क्लियर है। तो पहले सेविंग फंक्शंस की अब जरा प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम लोग कि सेविंग फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेविंग फंक्शन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। पहली प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम,
डिजायर्ड सेविंग एंड टोटल डिजायर्ड इनकम। डायरेक्ट रिलेशन है, विच मीन्स इनकम के इंक्रीज होने से सेविंग भी इंक्रीज होगी। सेम वे कंजम्पशन में भी था ना, ठीक है, तो मिक्सअप नहीं करना है। इनकम के इंक्रीज होने से सेविंग हमेशा इंक्रीज होगी, तो हम इसका इंप्लीकेशन दो तरीके से लेंगे। एक तो हमारा डेल्टा एस कभी जीरो नहीं हो सकता है, पहला इंप्लीकेशन तो, एंड सेकंड जो हमारा सेविंग कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। सेविंग कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट रिलेशन। दो इंप्लीकेशन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इज कि विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, सेविंग इंक्रीज होगा, ये तो हमने कर लिया। चेंज इन सेविंग is always less than change in income। मतलब डेल्टा एस इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा वाई। वाई? सेम रीजन कि होल इनकम इज नॉट सेव्ड, अ पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम। कि डेल्टा सी अगर डेल्टा वाई अगर हम कहते हैं 100 है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। डेल्टा सी मान लो 80 हो गया, डेल्टा एस हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। तो इसलिए ये हमेशा इससे क्या रहेगा? कम रहेगा। अब इसका भी इंप्लीकेशन सेम वही कि जब आपने कह दिया डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई को आप नीचे ले आओ तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज लेस देन 1, विच मीन एमपीएस विल ऑल्सो बी लेस देन 1। एमपीएस हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 1। और दूसरी चीज, जैसा कि अभी हमने बोला, पहली प्रॉपर्टी से क्या आया कि डेल्टा एस कभी जीरो नहीं हो सकता है। सिंस डेल्टा एस कैन नेवर बी जीरो, तो हमारा एमपीएस भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो एमपीएस की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 रहेगी, क्योंकि डेल्टा एस कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। भाई डेल्टा एस को जीरो होने के लिए चाहिए क्या? सॉरी, एमपीएस को जीरो होने के लिए क्या चाहिए? कि आपका जो डेल्टा एस हो ये जीरो हो जाए। ये कभी होगा नहीं। न्यूमरेटर जीरो तो आंसर जीरो, न्यूमरेटर जीरो हो ही नहीं सकता, तो आंसर कभी जीरो होगा नहीं। तो एमपीएस की जो वैल्यू आएगी ये हमेशा मोर देन जीरो आएगी। तो यहां पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एमपीएस की वैल्यू भी 1 से ज्यादा और 0 से, सॉरी 1 से कम और 0 से ज्यादा रहेगी। एंड सिमिलर टू एमपीसी, इसको भी हम लोग क्या लेके चलेंगे? कांस्टेंट। और पता है ना एमपीएस स्लोप है, स्लोप को अगर कांस्टेंट मान लोगे तो सेविंग कर्व हमारा कैसा होएगा? लीनियर। ये प्रॉपर्टीज क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एंड थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोपेंसिटी टू सेव ऑलवेज increases with increase in income। मतलब अगर हम इनकम को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो एपीएस है ये हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है? ये चीज इंप्लाई करती है कि जो रिच पीपल होते हैं वो ज्यादा परसेंट इनकम की सेव करते इन कंपैरिजन टू पुअर, क्योंकि पुअर अपनी नीड्स को पूरा करने में ही उसकी सारी इनकम खर्चा हो जाती है। तो परसेंटेज ऑफ इनकम की बात हो रही है, सेविंग्स तो ऑब्वियस बात है ज्यादा भी होंगी और प्रोपेंसिटी टू सेव भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम अपने पिछले एग्जाम्पल में अगर आते हैं तो वाई 10,000 था, कंजम्पशन 8,000 था, तो सेविंग कितना हुआ? 2,000। वाई 20,000 हो गया था तो कंजम्पशन कितना था? 14,000, तो सेविंग कितना हो गया हमारा? 6,000। अब अगर हम एपीएस फाइंड करें, प्रोपेंसिटी टू सेव, तो पहले केस में देखो सेविंग 2,000, इनकम 10,000, जो कि कितना हो गया? 0.2, जिसे हम लोग 20% भी बोल सकते हैं। सेकेंड केस में बात करो, सेविंग कितना है? 6,000, और इनकम कितना है? 20,000, तो यहां पे कितना आ जाएगा? ये
0.3, जिसे हम लोग 30% भी ले सकते हैं। देखिए चीज, तो अब यहां पे अगर आप गौर करो कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, प्रोपेंसिटी टू सेव आपका बढ़ रहा है। क्लियर है? ठीक, तो ये हमारा सेविंग फंक्शन है। अब जरा इसको ग्राफिकली भी देखा जाए, ठीक है? तो चलते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो, ग्राफ बनाने के लिए आप सेविंग कर्व का जो ग्राफ है वो कंजम्पशन कर्व से डिराइव कर सकते हो। कैसे? जब आप कहते हो इनकम जीरो है, तो हम इस इक्वेशन की बात करें y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो जीरो इनकम पे कंजम्पशन आपका ऑटोनॉमस होता है ए। तो यहां अगर आप वैल्यू पुट करो a प्लस एस, तो यहां से सेविंग की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ए। विच मीन्स जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारा सेविंग होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे कंजम्पशन का ग्राफ भी बना रहे हैं, बट सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, याद रखना। यहाँ पे हम कंजम्पशन का ग्राफ रेफरेंस के लिए बना रहे हैं ताकि वो रिलेट कर सके कि कैसे वो डिराइव हो जाता है। तो ये ठीक है, तो थोड़ा सा इधर ले आओ, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप कि लाइन ऑफ रेफरेंस, तो लाइन ऑफ रेफरेंस हम ऊपर वाले ग्राफ में दिखा दे रहे हैं, नीचे दिखाने की जरूरत नहीं लाइन ऑफ रेफरेंस को। ये हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस हो गया। यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। एक्स एक्सिस पे आप इनकम शो कर रहे हो, चाहे इधर पे भी और इधर पे भी। यहाँ वाई एक्सिस पे आप कंजम्पशन शो कर रहे हो, और यहाँ वाई एक्सिस पे आप क्या शो कर रहे हो? सेविंग। ये आपने ले लिया ऑटोनॉमस इतना ए। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग नेगेटिव हो जाती है। तो सेविंग के बारे में हम लोग ने पहली चीज, एक चीज और क्या सीखी? सेविंग इज नेगेटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, या हम ये भी कह सकते हैं सेविंग इज नेगेटिव एट लो लेवल ऑफ इनकम। मतलब जब आपकी इन कंजम्पशन इनकम से बड़ा है तब तक आपकी सेविंग क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपने एक यहां पे माइनस ए पॉइंट मार्क कर लिया। माइनस ए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, सब सही हो जाएगा। जितना ये ए है उतना ये क्या हो गया? माइनस ए। फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां पे सेविंग और इनकम दोनों क्या, सॉरी, इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम बात करें कि इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, तो यानी कि सेविंग हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि सेविंग जब जीरो होगा तभी कंजम्पशन इनकम इक्वल होगा। तो सेविंग जीरो होने का मतलब है वो यहां कहीं पे कोई पॉइंट आ जाएगा। तो जैसे आपने कंजम्पशन का एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो कंजम्पशन का ग्राफ बनाते हैं भाई, यहां से ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मार्किंग कर लेते हैं। ये सी है, ये y इज इक्वल टू एडी है। तो जहां पे देखो ये वो पॉइंट है जहां पे क्या है? कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं, जिसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो वहां पे सेविंग जीरो हो जाएगी। तो यहां से अगर आप इसको लेके आओगे तो एक ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को बस आपको क्या करना है? कनेक्ट कर देना है। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं ए से ये, तो ये आपका आ जाएगा सेविंग कर्व। समझे कैसे डिराइव हो रहा है कंजम्पशन से? ठीक है, कि जब आपकी जीरो इनकम पे कंजम्पशन ऑटोनॉमस था, सेविंग माइनस ए चला गया, तो आपको एक पॉइंट मिल गया माइनस ए। और जहां पे सेविंग इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जा रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, वहां पे सेविंग जीरो हो जाएगा। तो सेविंग जीरो होने का मतलब एक पॉइंट ये हो गया, तो वहां से आपको ये पॉइंट मिल गया, और इन दोनों लाइन को ज्वाइन करके आपको मिल गया सेविंग कर्व। सेविंग कर्व लीनियर क्यों बनाया है? क्योंकि सेविंग कर्व का जो स्लोप होगा वह एमपीएस होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं भाई?
चेंज इन वाई एक्सिस, तो चेंज इन वाई एक्सिस मतलब डेल्टा एस, चेंज इन एक्स एक्सिस मतलब डेल्टा वाई, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, एमपीएस हो जाएगा। और एमपीएस को कांस्टेंट लिया है इसलिए लीनियर बना है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बना है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इनकम और सेविंग में। तो सेविंग के बारे में क्या चीज पता चली, सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होता है, फिर जीरो हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सेविंग नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहा है विच मीन सेविंग हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे देखो, जब आपका कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, उस टाइम पे जो हमारी सेविंग है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर सेविंग नेगेटिव होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका एपीएस भी नेगेटिव होगा। और फिर सिचुएशन आती है कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, यहां पे सेविंग जीरो है तो एपीएस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड फिर सिचुएशन आती है कि इनकम इज मोर देन सेविंग कंजम्पशन, तो यहां पे फिर सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी ना। आप ले लो कोई भी डेटा ले लो जहां पे इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो सेविंग क्या होता है, सेविंग यही तो होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जहां ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो आपका एपीएस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई चीज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है विच मीन वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब एपीएस हमारा इंक्रीज होता है। तो यहां से एक चीज कंक्लूजन ये भी आई कि इनकम के इंक्रीज होने से एपीसी फॉल करता है बट एपीएस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है। तो अगर एपीसी और एपीएस के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो पहला तो इनका हो जाएगा डेफिनेशन रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, एपीएस का क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, विद इंक्रीज इन इनकम एपीसी फॉल्स एंड विद इंक्रीज इन इनकम एपीएस इंक्रीजेस, ये दूसरा डिफरेंस हो जाएगा। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि एपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, भाई चाहे कुछ भी हो जाए एपीसी पॉजिटिव तो रहता है क्योंकि कंजम्पशन कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बट एपीएस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और डिफरेंस लिख सकते हैं कि एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो बट एपीएस कैन बी जीरो, क्योंकि जीरो भी हो रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एपीसी। क्लियर है ये चीज, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो इनके बीच में एक रिलेशन भी है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। हाउ, एपीसी होता है सी अपॉन वाई, एपीएस होता है एस अपॉन वाई। अगर इनको ऐड करें तो ये सी प्लस एस जो कि अल्टीमेटली वाई अपॉन वाई यानी कि इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन। तो इनके बीच का डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। सेम यही रिलेशन एमपीसी और एमपीएस में भी होता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, जहां पे एमपीसी कितना है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस कितना है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अगर आप देखो तो डेल्टा वाई यहाँ पे डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस जो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई बनता है विच इज इक्वल टू 1। तो हम ये भी तो कह सकते हैं एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस या एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। सेम वे APC is equal to 1 minus APS and APS is equal to 1 minus APC। हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, दो मार्क्स में डिफरेंस आते हैं, लॉन्ग में तो आएंगे नहीं, तो 2 पॉइंट काफी होते हैं। APS और MPS के बीच का डिफरेंस, तो एक तो इनकी डेफिनेशन हो गई। सेकेंड, APS कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, MPS इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक और डिफरेंस हो सकता है, एपीएस कैन बी जीरो बट एमपीएस कैन नेवर बी जीरो। तो इतना क्लियर है। अब जरा सेविंग की भी हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखें। देखो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये जिसमें c को निकालने का जो इक्वेशन थी वो क्या थी, a प्लस सी वाई प्लस एस इज इक्वल टू y। ये पूरा इधर शिफ्ट कर दे अगर हम, तो y माइनस ए प्लस सी वाई इज इक्वल टू एस, जिसमें y माइनस ए माइनस सी वाई इज इक्वल टू एस, जिसमें माइनस ए आपने ऐसे रखा प्लस y माइनस स्मॉल सी वाई, थोड़ी सी मैथ चल रही है,
जिसमें आप यहाँ पे y कॉमन ले लो तो ये बचता है 1 माइनस सी वाई। तो हमारी सेविंग की एक्सप्रेशन क्या बन गई, माइनस ए प्लस 1 माइनस सी वाई, जहां पे 1 माइनस सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एमपीएस को। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया हमारा पूरा सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब जरा इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी आए देख लो जरा। y 0, 100, 200, 300, 400, c 50, 100, 150, 200, 250। तो सेविंग -50, 0, 50, 100, 150। ये हो गया हमारा। अभी हम एपीसी की बात करें तो C अपॉन वाई, 50 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, जीरो लेवल पे एपीसी इज नॉट डिफाइंड लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। 100 अपॉन 100 1, 150 अपॉन 200 0.75, 0.66 यानी कि राउंड ऑफ करके 67 और 0.625 ये। तो अब अगर हमें एपीएस फाइंड करना है ना, तो हम सेविंग को डिवाइड क्यों करें, मेहनत क्यों करें। हम हमारे पास दो ऑप्शन है ना, एक्स अपॉन वाई भी कर सकते हैं या फिर 1 माइनस एपीसी भी तो कर सकते हैं। तो पहला तो नॉट डिफाइन होगा, दूसरा फिर 0 हो जाएगा। 1 में से 0.75 माइनस करेंगे 0.25 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 0.375 आ जाएगा। अब जब आपको एमपीसी अगर निकालना है तो पहला तो नील हटा दो, यहां पे देखो 100 और ये 50, भाई चेंज इन सी कितना हो रहा है 50, चेंज इन कंजम्पशन कितना हो रहा है 100, तो 50 अपॉन 100 0.5 आया। सेम वे यहां पे भी देखो, तो डेल्टा सी कितना है 50, ये कितना 100, 0.5, 50 और ये 100 कितना आ रहा है 0.5, 50 और 100 ये भी कितना आ रहा है 0.5। अब एमपीसी निकालने के लिए, एमपीएस निकाल, यहां तो आपने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई यूज कर लिया, यहाँ पे दो ऑप्शन है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कर लो या 1 माइनस एमपीसी कर लो। तो 1 माइनस एमपीसी करना ज्यादा आसान है ना, तो ये भी 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। जीरो लेवल पे ये चारों वैल्यूज क्या होती हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि हमने क्या बोला है, सेविंग 0 हो सकता है बट डेल्टा एस कभी 0 नहीं होगा। तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि सेविंग देखो 0 हो गया है बट डेल्टा एस 0 नहीं है, क्योंकि जब वो -50 से 0 आ रहा है तो भी सेविंग आपकी 50 से बढ़ रही है, और 0 से 50 आ रहा है तो भी सेविंग आपकी 50 से बढ़ रही है। सेविंग 0 हो सकता है बट डेल्टा एस कभी भी 0 नहीं हो सकता, डेल्टा सेविंग या चेंज इन सेविंग कभी 0 नहीं हो सकता। सेविंग हमेशा इंक्रीज करेगी, इनकम की इंक्रीज, सेविंग 0 हो सकती है बट। क्लियर है। सो आज की क्लास में इसको इतना ही रखते हैं, पैकअप करते हैं।